हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2014 प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जो कक्षा 1 से 5 तक का है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा और देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यानी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सीटेट में क्या होता है? क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये अच्छा है कि आप जितने भी पेपर सॉल्व कर पाएँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग जब पेपर में बैठेंगे तो आप लोग देखेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, जो आप लोग कर चुके हैं वही क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे। तो आप लोग देखिए बहुत अच्छे से, और जो पॉइंट मैं बताते चलती हूँ तो उनको आप लोग ज़रूर नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि एकदम से वही क्वेश्चन हो, उससे संबंधित क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही इजी होता है, लेकिन समझने का फेर होता है। देखिए सीटेट में क्या है कि इसमें माइंड को चेक किया जाता है। ये नहीं है कि आपका सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा जवाब, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई भी सवाल कर लिया जाए कि दो दो कितने होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि 4 होते हैं। तो आप लोग इस तरीके के आंसर, क्या इसमें सीटेट में आप लोगों को इस तरीके के आंसर मिल जाएंगे, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं होता है। इसमें देखिए आपका माइंड चेक किया जाता है, तो इसलिए जो पॉइंट्स होते हैं उन पे आप खास करके, जैसे कि कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो जो नेगेटिव होते हैं, आप पूरा क्वेश्चन अगर आपका आ गया और आपने उस पर देख लिया कि ये नेगेटिव है, यानी कि मान लीजिए रटन, कहीं पर रटने की पद्धति आ जाती है, तो आपको पता है कि ये नेगेटिव है, आप उसको काट दे। या बच्चे को क्या होता है कि जैसे कि बच्चे को आप रट के पढ़ा रहे हैं या मार के पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ये नेगेटिव हो जाता है। जहाँ पे पॉजिटिव है, यानी देखिए मान लीजिए बाल केंद्रित शिक्षा है, तो ये पॉजिटिव है। तो आपने जैसे ही ये पॉइंट देखा तो आपने कहा कि ये तो पॉजिटिव है। इस अकॉर्डिंग आप देखिए क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको पेशेंस बनाना रहेगा और चीज़ों को बारीकी से समझना रहेगा। अब देखिए नेगेटिव में क्या क्या चीज़ें आती है, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एक वीडियो लाएंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें देखिए मानकीकृत कहीं पर भी आ जाए तो आप उसको कट कर दीजिएगा, क्योंकि मानकीकृत क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। तुलना, किसी से किसी की तुलना करना कि देखिए उन्होंने वो जो है वो इतने नंबर लेके आया है और आप इतने कम नंबर लेके आए हो, तो इस तरीके की तुलना अब नहीं है। क्योंकि होता है, ये ज़्यादातर होता है जब बच्चे मार्कशीट लेके आते हैं, यानी कि रिजल्ट लेकर आते हैं, तो जो मम्मी पापा होते हैं या इनके गार्जियंस जैसे कि हैं, तो वो कहेंगे कि इतने कम नंबर लेके आए हो, जो पड़ोसी हैं वो इतने ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं। तो इस तरीके की ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? ये नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन ये जो है ये नियम, तो ये तो चल रहा था और शायद अभी काफ़ी टाइम तक इस तरीके का ये चलता भी रहा, लेकिन ये नेगेटिव है। कठोर, कहीं पे कठोरता है, कठोर अनुशासन है, तो इस तरीके के आपके पॉइंट क्या हो जाते हैं? वो नेगेटिव हो जाते हैं। वेधन और अभ्यास, तो ये भी आपका क्या हो जाता है? ये नेगेटिव हो जाता है। और अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो जैसे कहीं पे आपका लचीलापन है, कहीं पे लचीला है, तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद आपका बाल केंद्रित शिक्षा है तो आपका वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर परिवेश आता है, परिवेश से बेहतर बच्चे को सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर परिवेश है तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। प्लस अगर मातृभाषा है, कहीं पर भी आपका क्वेश्चन में मातृभाषा दी है कि बच्चे को कौन सी भाषा मतलब सबसे पहले आती है या किस भाषा में बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, और उसमें आपका ऑप्शन मातृभाषा है, तो आप आंख बंद करके मातृभाषा पर टिक कर दें, क्योंकि बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में ही देनी चाहिए। क्योंकि उसको सबसे पहले किसका ज्ञान होता है? तो मातृभाषा का ज्ञान होता है। तो जब आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें रटने की नहीं, ये चीज़ें समझने की हैं,
तो देखिए आप लोग आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम नेगेटिव और पॉजिटिव का एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें देखिए सीरियल वाइज सब लिखे होंगे कि कौन से नेगेटिव है और कौन से पॉजिटिव हैं, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो आप लोगों के इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले जो आज का पॉइंट है उसको सबसे पहले देखिए, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 9 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देखिए है आपका, गुलजार जी क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में होता हूँ, मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है, मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन डॉट डॉट अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना डॉट डॉट आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ, मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीकों को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ, विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो अब हम लोगों ने देखिए जो गद्यांश है उसको पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश से ही क्वेश्चंस को निकालेंगे, यानी कि इसी गद्यांश से क्वेश्चन का जो आंसर है उसको निकालना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है पाठकों के, ऑप्शन बी है फिल्म बनाने वालों के, ऑप्शन सी है स्वयं के और ऑप्शन डी है मीडिया के। तो आप देख लें फर्स्ट ही लाइन में देखिए, जब मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ, मेरे जहन में मैं होता हूँ। तो मैं का मतलब क्या हुआ, स्वयं के लिए आया है। तो इसका मतलब जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि स्वयं के लिए। यानी कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं, तो स्वयं के होते हैं, खुद के होते हैं। स्वयं मतलब खुद के होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलजार के अनुसार लिखने वालों के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय क्या है। देखिए जहन मिस क्या होता है, जहन मिस होता है दिमाग। तो क्या कह रहे हैं, उनके दिमाग में, यानी कि क्या है, गुलजार जी के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि लेखक स्वयं को सर्वप्रिय मानता है, लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए या लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र होती हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा, तो इसमें देखिए जो सबसे सही आंसर है वो आपका हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कि लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। तो ऑप्शन ए है संप्रेषण, ऑप्शन बी है मीडिया, ऑप्शन सी है कला और ऑप्शन डी है लेखन। तो आप लोग इसमें पैराग्राफ में देख लें, यानी कि जो आपका गद्यांश है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण। तो यहाँ पे देख लेते हैं, संप्रेषण आपका ए ऑप्शन में है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, तो संप्रेषण है। और आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको आंसर जो देने हैं वो गद्यांश से ही देने हैं, गद्यांश को पढ़कर ही देना है। ये नहीं कि इसमें आप लोगों को ये लगा कि नहीं पाठकों के हैं या फिल्म बनाने वालों के या मीडिया के, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप लोगों को जो उसमें सही लगता है वो नहीं सही है, जो गद्यांश के अकॉर्डिंग सही है उसी को सही माना जाएगा। इसलिए आप लोग गद्यांश को बारीकी से पढ़ें, उसके बाद इसका आंसर दें। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। तो कला का लक्ष्य देख लेते हैं इसमें, वह सुंदर तरीके से कही गई हो, लोगों तक वह बात पहुंचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए या सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ, मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है, मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है पाठक को सामने रखकर, और लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं महसूस करता हूँ, वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना। किसके तक पहुँचाना, तो पाठक तक पहुँचाना। तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर मिल गया है। तो देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर है, जो आपका बी ऑप्शन है, यानी कि लोगों तक वह बात पहुँचे। यानी कि किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, तो किसी भी कला का लक्ष्य है कि लोगों तक वह बात पहुंचे। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं। तो इसका देख लेते हैं, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, सी ऑप्शन है वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, और डी ऑप्शन है मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो आपने जिस तरीके से देखिए गद्यांश को पढ़ा, वहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई हो या नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। ये आपके 3 ऑप्शन है, ये आपके रॉन्ग हो जाते हैं। और वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, तो ये जो आपका ए ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। यानी गुलजार अपने लेखन को इस कसौटी पर कसते हैं कि वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं जहन का अर्थ। जैसा कि हम लोग अभी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जहन का अर्थ क्या होता है। देखिए अभी एक आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, बाद में जहन का अर्थ इसको देखते हैं। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, तो किसके लिए कहना है ये तय करते हैं, या क्या कहना है ये तय करते हैं, या कैसे कहना है ये तय करते हैं, या क्यों कहना है ये तय करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, यानी कि जो हमारा गद्यांश है उसको देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर करते हैं। तो देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं सोचता हूँ, मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है, और मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं महसूस करता हूँ, वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ, मीडिया से जुड़े लोगों के कारण कहने के तरीकों को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ, विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं, आप अपनी ग्रोथ के साथ एक हाथ बनाने चलते हैं, हर फाइल आर्ट लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए। तो गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, तो क्या कहना है। गुलजार लिखने से पहले ये तय करते हैं कि उन्हें क्या कहना है। देखिए आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए इसका आंसर मिल जाता है कि क्या कहना है। गुलजार अपने लेखों को किस कसौटी पर कसते हैं, किसके लिए पहले क्या तय करते हैं, तो क्या कहना है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहन का अर्थ है, तो ए ऑप्शन है दिल, बी ऑप्शन है दिमाग, सी ऑप्शन है ख्याल, या डी ऑप्शन है सपना। तो जहन का अर्थ होता है दिमाग, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। संगीत से, देखिए संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने रहेंगे, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, आप लोगों को याद करने होंगे। क्योंकि देखिए याद करना तो जैसे कि छोटे बच्चों के लिए याद करना तो नेगेटिव है,
हाँ नेगेटिव है, लेकिन अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी तो पड़ेंगी। आप कम से कम 1 से 2 बार इन चीज़ों को पढ़ें तो आपके जहन में चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पैराग्राफ से नहीं छाटना होता है, होते तो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 1 से 9 तक के सबसे उचित विकल्प चुनिए गद्यांश को पढ़कर। लेकिन इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो आपकी परख करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। तो इसलिए इन जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उसको तो आप लोगों को पढ़ना ही रहेगा। तो संगीत के विशेषण शब्द बनेगा, यानी संगीत से जो विशेषण शब्द बनेगा तो वो हो जाएगा आपका संगीतज्ञ, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन है कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए वाक्य में निपात शब्द। निपात शब्द, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं निपात शब्द होता क्या है। तो निपात शब्द होता है कि देखिए निपात का प्रयोग किसी शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है। निपात शब्द कौन होते हैं? जब हम किसी शब्द पर बल दे रहे हैं तो उन शब्दों को निपात कहते हैं। तो देख लेते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे आप शब्दों पर बल दिया जा रहा है। देखिए लेखन हो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। अब क्या हो रहा है कि शब्द पर बल दिया जा रहा है। कहाँ पर बल दिया जा रहा है? तो होना ही चाहिए, शब्द पर बल दिया जा रहा है ना, तो आपका क्या हो जाता है? तो और ही आपका निपात शब्द हो जाता है। तो देख लेते हैं तो और ही आपके किस ऑप्शन में है। तो देखिए तो और ही आपका डी ऑप्शन में, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निपात शब्द किसको कहते हैं। तो निपात का प्रयोग किसी शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निपात शब्द कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर देखिए कविता, ये कविता है, इसको पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 10 से 15 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं, उसके बाद इसके आंसर देते हैं। तो जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान। और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इंसान, बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे। प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफी, और देखिए सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगली, यानी जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। तो जंगल घटने लगे, या जानवर घटने लगे, या पक्षी घटने लगे, या उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कविता की लाइनों को। जब नहीं था इंसान तो धरती पर थे जंगली यानी धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे। कौन कौन थे? तो जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो इसमें जंगल भी है, देखिए जानवर भी है, और पक्षी यानी परिंदे मतलब पक्षी। तो उपर्युक्त सभी, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देखिए क्वेश्चन है, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, और इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। तो जिस तरह आप लोग देखिए, ये जो आपका क्या है, बढ़ने लगा बेतहाशा। कौन बढ़ने लगा? तो इंसान। बेतहाशा मतलब तरक्की करने लगा, और तरक्की करने के वजह से ही क्या हुआ, जंगलों को काटने लगा। जंगलों को जब काटने लगा तो उसमें जो परिंदे रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, वो कहाँ जाएं?
तो यही है कि इंसान जब खूब तरक्की करने लगा, अब क्या होता है कि देखिए जगह तो सीमित है, यानी धरती जो है हमारी, उसमें क्या है भाई, कहीं पे पेड़ लगे हैं, जंगल हैं हरे भरे, उसमें क्या है पशु पक्षी सब रह रहे हैं। लेकिन जब इंसान तरक्की करने लगा तो उसे जगह की ज़रूरत पड़ गई, यानी कारखाने बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो उसने क्या किया, उसने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, और वो इसी तरह से पेड़ पौधों को काट कर कारखाने फैक्ट्रियां बनाने लगा, और इस तरह से वो तरक्की करने लगा। तो क्या है, इंसान बढ़ने लगा, बेतहाशा का भाव है, इंसान खूब तरक्की करने लगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल है, यानी कि क्वेश्चन है आपका, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती है। तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, इंसान, बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर, परिंदे। प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती है। तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती है। तो किसी के साथ में तो आ जाता है, जंगल भी आ जाते हैं, पशु पक्षी भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं। तो प्रकृति किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती। जिस तरह से इंसान होते हैं, इंसानों में इतनी जेलसी होती है कि वो चाहे तो इंसान को, कहते नहीं कि उसकी तरक्की में अड़चन पैदा कर दें, लेकिन जो प्रकृति होती है वो कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं चाहती है। तो देख लेते हैं उपर्युक्त सभी के प्रति, यानी जंगल के भी प्रति वो नाइंसाफी नहीं करती है, पशुओं के प्रति भी और इंसानों के प्रति भी, क्योंकि इंसान इस तरीके का है लेकिन प्रकृति नहीं है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपकी स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। तो कविता के अंत में देखिए, इंसानों के भीतर उतरने लगे जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो इसमें क्या है कि प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि प्रकृति कभी भी इंसानों के प्रति नाइंसाफी नहीं कर सकती। इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि जहाँ पे देख लेते हैं कि इंसान कोई तरक्की कर रहा है तो उसको नीचा करने के लिए, उसको गिराने के लिए इंसान क्या ना कर दे, कहो तो वो अपनी जान ही दे दे, कि मतलब दूसरा इंसान वो तरक्की ना कर पाए किसी तरीके। हम अगर दुखी हैं तो ये क्यों नहीं दुखी है, अगर ये खुश है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। इंसान में ये भावना है, तो लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है। तो इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, यही आंसर आपका राइट हो जाता है। और भी ऑप्शन है वो देख लेते हैं, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उगाए हैं, ये आपका गलत हो जाता है। इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया, इंसानों ने जंगल उगाना कहाँ शुरू किया, इंसानों ने तो जंगलों को काटना शुरू किया है। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन, यानी कि इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, यही आपका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे हैं, और अब जंगल खूब बढ़ने लगे हैं, अब जंगल समाप्त होने लगे हैं, अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते हैं। तो परिंदे क्या रहेंगे बेचारे, जब वो पहले से ही जब पेड़ पौधों को काट ही दिया गया है। तो आपका गलत हो जाता है ऑप्शन। उसके बाद अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, क्योंकि अब जंगल रहे ही नहीं है, तो वो जाएंगे क्या। अब जंगल खूब बढ़ने लगे हैं, पेड़ पौधे तो कट ही गए हैं, तो वो बढ़ेंगे क्या। अब जंगल समाप्त होने लगे, ये आपका राइट आंसर हो जाता है कि अब जंगल जब इंसानों ने क्या किया है, हैवानों का रूप ले लिया है, उन्होंने क्या किया, अपनी तरक्की के लिए पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट कर दिया है। तो जब थोड़े थोड़े करके सब ने मिलके काटा है, तो जब थोड़े थोड़े होके वो ज़्यादा हो गए, और अब क्या हुआ, अब ऐसी कगार पे आ गया है कि पेड़ पौधे ही खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। तो अब जंगल समाप्त होने लगे हैं, ये आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे नहीं है, देखिए ये चीज समझ के आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं। तो जंगल का क्या हो जाता है? बगीचा हो जाता है, वन हो जाता है, कानन हो जाता है, या अभ्यारण्य हो जाता है। तो इसमें देखिए अरण्य है ये। तो इसमें देखिए आपका जो जंगल का पर्यायवाची है, पहले इसको देख लेते हैं। तो जंगल का जो पर्यायवाची है वो वन हो जाता है, अरण्य हो जाता है और कानन हो जाता है। तो जो सही है वो आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा जा रहा है, पॉजिटिव नहीं पूछा जा रहा है। तो और जो बगीचा है वो नहीं है, तो नहीं है का नहीं ही आंसर होगा, कि जो गलत है वही सही है। तो नेगेटिव, तो जो बगीचा है वो नहीं है, बाकी वन, कानन और अरण्य है, इसलिए आपके ये गलत हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। तो जो आपके ये क्वेश्चन है, अब ये पैराग्राफ से आप लोगों को नहीं निकालने हैं, इनके आप लोगों को आंसर देने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, जो सबसे अच्छी विधि है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की, उसको आपको बताना है। तो बच्चों के साथ कविता गाना, क्या ये आपका सबसे सही आंसर है? उसके बाद बच्चों को कहानी सुनाना, उसके बाद है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या आपका क्वेश्चन यानी ऑप्शन है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? देखिए वो आपका हो जाता है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्योंकि देखिए माध्यमिक स्तर पर भाषा सिखाने की जो सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम विधि है वो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। देखिए जहां पर आपका इस तरीके का, अभी हम लोगों ने देखिए इस पे डिस्कस किया कि जहां पर बच्चा एक्टिव है या बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा है, वहां पे क्या होगा, वो आपका राइट आंसर ही होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो सर्वोत्तम विधि है तो वो बच्चों के साथ कविता गाना या बच्चों को कहानी सुनाना, ये सब है। लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर, अगर आप बच्चों को अवसर देंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बच्चे प्रारंभ से कैसे होते हैं। तो बच्चे सर्वप्रथम देखिए परिवार में बोली जाने वाली भाषा सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो परिवार में बोली जाने वाली भाषा सीखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे भाषा सीखते हैं। फिर वो देखिए विद्यालय जाते हैं और वहाँ पर भाषा सीखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हर जहाँ पे जैसे कि उनका परिवार है वहाँ की भाषा, और जो घर है यानी घर परिवार की भाषा, फिर पड़ोसियों की भाषा और विद्यालय की भाषा एक ही हो। इसका मतलब क्या हुआ, उसने बहुभाषी भाषाएं सीखी। यही यानी कि देखिए जो आपका बहुभाषिक हो जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुभाषिक होते हैं बच्चे प्रारंभ में, कैसे होते हैं तो बहुभाषिक होते हैं। क्योंकि देखिए ये कंफ्यूजन वाला, क्योंकि एक भाषा की बच्चा भी मादरी जबान सीखा है तो ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक भाषिक नहीं होता है, वो पहले अपने माता के संपर्क में आता है, फिर परिवार वालों के संपर्क में आता है, फिर वो पड़ोसियों के संपर्क में आता है और फिर वो विद्यालय के संपर्क में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की हर जगह उसको मादरी जबान ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुभाषिक होते हैं बच्चे, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है देखिए आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। तो हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई कि अगर कहीं पर आपको मातृभाषा मिल रही है तो उससे अच्छा आंसर कोई हो ही नहीं सकता।
तो या आपका क्या है, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। जब बच्चे की मातृभाषा होगी तो बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख लेगा। और अब विद्यालय में इसको देखिए, बच्चे को तो सम्मान है ये, क्योंकि बच्चा क्या है, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर बच्चा है, सर्वे सर्वा हो गया बच्चा। और बच्चे को ही सबसे बेस्ट माना जाता है। पहले क्या होता था, अध्यापक क्या करते थे, अध्यापक बच्चों को सिखाने के लिए उनको दंड भी देते थे, उनसे रटन विधि भी कराई जाती थी कि इस चीज़ को 20 बार पढ़ो या 20 बार लिखो। लेकिन अब ऐसा कोई भी नियम नहीं रहा है। अब बच्चों को क्या करना है, बच्चे जो अपनी भाषा लेकर विद्यालय जाते हैं उसी भाषा में बच्चों को सिखाना है, अच्छा परिवेश देकर और उसकी मातृभाषा में। तो जहाँ पे मातृभाषा है वही आंसर आपका राइट हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, या बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, या बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, या बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब जहाँ पे देखिए ही मतलब कि सिर्फ, तो ये तो आपके कट गए। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं मतलब वो सिर्फ स्कूल आए तभी भाषा सीखा, ऐसा नहीं है। वो सबसे पहले अपनी माँ से भाषा सीखते हैं, यानी कि मातृभाषा। मातृभाषा इसी को कहते हैं ना, कि जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है अपने परिवार में सीखता है। उसके बाद बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। अब सिर्फ परिवार से ही सीखते हैं तो यहाँ पे ही जो आपका है वो नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग, अब मानक भाषा है तो ये भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व यानी पहले ही भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। तो ये आपका आंसर जो है वो राइट हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। अब इसमें ये देखना है सबसे जो बेस्ट है तो उसको आपको निकालना है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है ये देखना है। तो प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, उसके बाद हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, या उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, या कहानियां अधिक से अधिक हों। तो इसमें देख लेते हैं कि जो सबसे बेस्ट आंसर है वही आपका होगा। तो इसमें प्रसिद्ध लेखन की रचनाएं शामिल हों। अब वो प्रसिद्ध है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रसिद्ध रचनाएं हैं तो उनसे अभी छोटे बच्चे हैं तो उनको इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ी ना नॉलेज है कि ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं तो ये हमारे लिए सही है या हमारे लिए उपयोगी हैं। अभी बच्चे तो छोटे हैं। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, और देखिए उपदेशात्मक पाठ शामिल हों। और अब उपदेशात्मक पाठ तो शामिल है पुस्तकों में, मगर जब वो बच्चे अभी जानते ही नहीं है, अभी वो पढ़ना ही नहीं जानते हैं, तो चाहे जैसे भी पाठ हो। फिर उसके बाद कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। अब उसमें कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो तो वो बच्चों के लिए उपयोग, यानी कि क्या है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए। तो सबसे जो बेस्ट आंसर वो आपका जाता है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि देखिए प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनमें हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है, यानी कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का। तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना या बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां देना। अब बच्चों को व्यस्त रखेंगे और बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, मतलब उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, बस उनको जो है व्यस्त रखना है। बच्चों को याद करने हैं तो देखिए याद करना यहाँ पे आ गया तो आपका ऐसे ही कट हो गया। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, आपने इनको गृह कार्य तो दे दिया, बड़े बड़े लेंथी पेज, लेकिन बच्चों को आया कुछ नहीं। तो इसलिए बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, और जहाँ पे आप अवसर दे रहे हैं बच्चों को वो बेस्ट आंसर हो जाता है, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है? तो पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियां कविताओं को कंठस्थ कराना। देखो, कंठस्थ कराना, याद कराना, रटाना, ये आपके नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना से, अब मानक भाषा ये आपका नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये भी आपका गलत है, ये भी कट हो गया। कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये आपका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन और है आपका, ये भी देख लेते हैं, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। अब बच्चों की आप निरंतर परीक्षाएं लेंगे, अभी प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चे हैं, उनको तो आप सिखाओ, बच्चे करके खुद सीखें, बच्चे क्या है अच्छे परिवेश में, ठीक है ना, और मातृभाषा में बच्चे भी सीख रहे हैं, उनसे परीक्षा लेना उचित नहीं है, और उनको चीज़ें याद कराना या मानक भाषा का प्रयोग करना। मानक भाषा मतलब क्या होता है कि जो भाषा बच्चों को सिखाई जाती है, जिसका एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित जैसे कि जगह होती है, बच्चे जहाँ विद्यालय जाते हैं तो बच्चे सीखते हैं। मान लीजिए किसी को हिंदी लैंग्वेज आ रही है, उसको उर्दू लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो उर्दू लैंग्वेज यानी उर्दू भाषा सीखने के लिए उसको कहाँ जाना होगा? उसको अच्छे टीचर के पास जाना होगा, उसको किताबों की ज़रूरत होगी, तो वो क्या आपकी कहलाती है? वो मानक भाषा कहलाती है। तो यहाँ पे अभी बच्चे अभी तो प्राथमिक विद्यालय में गए हैं, तो अभी वो मानक भाषा का प्रयोग करना यानी उनको मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना ये उचित नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर सी है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। देखिए, चॉम्स्की के बारे में, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, या बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, या बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है। तो जो चॉम्स्की के अनुसार कथन है वो है आपका ए ऑप्शन, यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है? तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए, चॉम्स्की के अनुसार क्या है, यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, प्रत्येक बच्चा भाषा अर्जन युक्ति लेकर पैदा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसके अनुसार है? तो चॉम्स्की के अनुसार, कि चॉम्स्की क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा भाषा अर्जन युक्ति लेकर पैदा होता है, क्योंकि यह युक्ति जाति विशिष्ट होती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है भाषा में आकलन की प्रक्रिया। तो पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, ये सीखने सिखाने के दौरान भी चलती हैं, या केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती हैं। तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया, अब देखिए यहाँ पे केवल है जहाँ पे वो आपका नेगेटिव हो जाता, कट गया, या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए, या केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए, ये भी आपका गलत हो गया। या देखिए, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, तो ये भी आपका ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है क्या? भाषा में आकलन की प्रक्रिया, यानी कि देखिए भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या होती है? तो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? अब देखिए, सर्वाधिक महत्व पूछा जा रहा है किसका? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में। तो भाषा कक्षा का, या भाषा प्रयोगशाला का, या पाठ्य पुस्तकों का, या समाज का? तो जो भाषा अर्जन होता क्या है? जो बच्चे अपने आप से अर्जित करते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे अर्जित करते हैं? देखिए, जो समाज में बच्चा देखिए अपने घर में रहता है, सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, फिर अपने परिवार से सीखता है, फिर अपने पड़ोसियों से सीखता है, फिर वो और आगे बढ़ता है, फिर वो अपने समाज से सीखता है। तो सबसे ज़्यादा अगर भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया है, तो सबसे ज़्यादा अगर महत्व है तो समाज का है, क्योंकि समाज में बच्चा एक दूसरे के संपर्क में आता है। जैसे कि देखिए,
कई बच्चे बैठे हुए हैं तो क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और बच्चों में भाषा का विकास होता है, वो बच्चे नई नई चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर महत्व है तो समाज का महत्व है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है और बच्चा विभिन्न स्तर पर अपने पड़ोस एवं व्यक्तियों के माध्यम से भाषा सीखता है। इसलिए देखिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पर भी देखिए भूमिका, यहाँ यानी कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में और जो किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है ये देखना है। तो भाषा प्रयोगशाला की या बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की या पाठ्य पुस्तक की या भाषा परीक्षाओं की। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो जहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन हो यानी पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है, तो भाषा प्रयोगशाला की आपका गलत हो जाता है, अभी छोटे बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। और पाठ्य पुस्तक की तो ये भी आपका गलत हो जाता है। भाषा परीक्षाओं, जहाँ पे परीक्षा है, छोटे बच्चों की परीक्षा हम नहीं लेंगे, बच्चों को हम उनको करके सिखाएंगे। बच्चों को अगर उनमें कहीं पे कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, बच्चे सीख नहीं पा रहे, मान लीजिए बच्चे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कुछ ऐसा है कि उनको ये करना है कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो हम 2 उंगलियां ऐसे करेंगे और 2 उंगलियां, तो उनको हम काउंट कराएंगे कि 1 2 और 3 और 4, ये 4 हो जाती हैं। या हम बच्चों को कुछ हिंट करेंगे, यानी कि हम पहाड़ का काम करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हम मचान का काम करेंगे। बच्चों को जो शिक्षक होता है वो मचान का काम करता है, ना कि बच्चों को अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको दंड दें या उसको बार बार सुनाएं कि तुमको नहीं आता है, या बच्चों को डायरेक्ट ही आंसर दे दें, नहीं 2 और 2 4 होते हैं, और उसको ये नहीं बताना 2 और 2 4 होते कैसे हैं। तो शिक्षक को क्या चाहिए, मार्गदर्शन, यानी उसको रास्ता बताना है, उसको मंजिल तक नहीं पहुंचाना है, क्योंकि बच्चा खुद मंजिल तक पहुंचेगा ना, जब उसको रास्ता पता हो जाएगा तो वो खुद चल कर जाएगा। तो इसलिए देखिए आप शिक्षक का क्या काम होता है, शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में मतलब माना गया है। तो इसलिए जो है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, यानी कि पढ़ना सीखने में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। देखिए समावेशी शिक्षा यानी समावेशी कक्षा किसे कहते हैं, तो हम लोग इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो समावेशी शिक्षा होती है वो शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है कि जिसमें बिना किसी भेदभाव के, बच्चा अमीर है या गरीब है, या देखिए किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, या देखिए कोई भी उसमें दिक्कत या परेशानी, यानी कि मान लीजिए बच्चे में कोई परेशानी है या विकलांग है या कुछ भी है, लेकिन सबको हटा के सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो और इसमें देखिए ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक, यानी जो भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो जो भाषा शिक्षक है उसको ध्यान रखना चाहिए, उस पे देखिए देखते हैं किस पे ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। तो सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, या सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, या सभी बच्चों में समान अपेक्षाएं रखना, या विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को तो विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं, देखिए 3 तरह की सामग्री होती हैं। सबसे पहले होती है दृश्य, जिनको देखकर हम शिक्षा प्राप्त कर सकें, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका न्यूज़पेपर हो गया या बुक हो गई, आपने उसको देखा और पढ़ा और आपने शिक्षा प्राप्त की, या ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया, इस तरीके की। और श्रव्य जिससे आप सुनकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, जैसे कि मान लीजिए रेडियो में क्या होता है,
रेडियो चलता है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें सुनाई देता है, वो क्या हो जाता है, वो श्रव्य हो जाता है। और श्रव्य और दृश्य अब इसमें दिखे भी और सुनाई भी दे। जिस तरीके से देखिए आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या है, हमारी आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ रही है और प्लस जो ये नोट्स है ये आपको दिख भी रहे हैं। या मान लीजिए आप टीवी में आप कोई चैनल देख रहे हैं या ईटीवी ही देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको चीज़ें मालूम भी हो रही हैं और आप देख भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती है। तो इसमें जो है विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका बेस्ट आंसर हो जाता है। और देखिए एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वह विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करे। क्योंकि देखिए कक्षा में विभिन्न प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं। देखिए हर एक कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कोई देखिए प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कोई पिछड़े बालक होते हैं, कोई सामान्य होते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं, आप इस पे भी देखिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये मत सोचिएगा क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है। क्लास अगर लॉन्ग हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर चीज़ें आप लोगों की समझ में आ जाएंगी तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या है, तो जो होता है आपका जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है, उनका देखिए आईक्यू, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू जो होता है 140 प्लस होता है। और कभी कभी उन बच्चों का जो आईक्यू होता है 180 प्लस यानी 180 190 भी देखने को मिल जाता है। और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है, उनका देखिए आईक्यू जो होता है वो होता है 90 से 110 यानी 90 टू 1 यानी 110 यानी कि देखिए 90 से 110 होता है। और जो पिछड़े बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, या आईक्यू लेवल, या जिसका जो सूत्र हो जाता है कि बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये किसका सूत्र है। इस तरीके की क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लें और इनको प्रैक्टिस भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करें। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाएंगे। फिर देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। देखिए वाइगोत्स्की की अगर बात की जाए तो इसमें भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, या समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, या परिवार में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो जो लेवाइगोस्की जी थे तो उन्होंने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है, तो हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार देखिए संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, भाषा का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, तो भाषा का प्रभाव पड़ता है। किसके अनुसार, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार। और संस्कृति और भाषा में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने देखिए एक चीज बताई है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। कैसे सीखता है बच्चा, तो अपने ही परिवेश मतलब माहौल से, वातावरण से। और इनके अनुसार निज भाषा के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो इस अकॉर्डिंग जो आंसर देख लेते हैं तो आपका जो ये आंसर हो जाता है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। इन्होंने किस पे सबसे ज़्यादा बताया है, तो समाज पर। तो इसलिए आपका जो बी ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि आपकी स्क्रीन पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि
बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाते हैं, या बच्चे भाषा परीक्षण में सदैव अच्छे अंक लाएं, या बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, या बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बच्चों में मानक भाषा। अब देखिए यहाँ पे मानक भाषा है तो आप मानक भाषा देखकर ही इसको कट कर दीजिए। अब क्या है, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, ये क्या चीज़ हो गई, बच्चे पढ़ना लिखना ना जाने, वो सिर्फ रिजल्ट पे अच्छे नंबर ले आए, उनको नॉलेज किसी चीज़ की ना हो, तो ये चीज़ तो गलत है ना। सिर्फ नंबर लाने से ही नहीं होता है, बच्चों को उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, यानी कि व्याकरण को जान ले, बाकी आप बच्चे भाषा और कुछ ना समझ सकें, बस उसको व्याकरण को समझ जाए। अभी बच्चे छोटे हैं, उनको व्याकरण का ज्ञान थोड़ी ना होता है। तो बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ये राइट आंसर है कि बच्चे क्या करें कि कैसी भी परिस्थिति हो मगर भाषा का प्रयोग कर सके, ये आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो देखिए इसको तो देख के ही आप काट दें, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, उसकी लिखित परीक्षा लेना बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीके की बात हो रही है। तो बच्चों की लिखित परीक्षा लेना ये तरीका उचित नहीं है। उसके बाद बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, हाँ ये आपका सही हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी दो ऑप्शन बचे हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा आंसर आप लोगों को मिल जाए, लेकिन वैसे आपका ये आंसर सही है। बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चे भी छोटे हैं, उनको अभी अक्षर का ज्ञान नहीं है, अभी वो घर से मातृभाषा सीख कर गए हैं, उनको आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ा दो, तो ये चीज़ नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाता है। उसके बाद बच्चों में परियोजना कार्य करवाना, अब आप बच्चों से परियोजना कार्य करवा रहे हैं छोटे बच्चों से, तो ये भी तो गलत है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि देखिए बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना है। तो इस तरह से आप लोगों का जो ये 2014 का पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू।